हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 8 का वीडियो नंबर 16। तो बेटे ये 8वीं यूनिट का 16वां वीडियो है और इससे पहले 15 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 8 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आज हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस करना है। आपको इस बात का जरूर पता होगा कि आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी क्लास 10th में भी पढ़ी थी, ठीक है। और हम उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षणों के बारे में। तो आज हमें डिस्कस करना है विद्युत रासायनिक श्रेणी और विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। तो आप अपनी नोटबुक पे हेडिंग लिख लो, विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जल्दी से हेडिंग लिखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये हेडिंग लिख लो आप जल्दी से। लिख लिया बेटे? विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलो इसके बारे में बात करते हैं। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझने से पहले आपको 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी। हालांकि मैंने उन्हें पहले से आपको समझा रखा है, पर फिर भी एक बार और रिवीजन करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो हमें सीखना पड़ेगा इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड मैंने आपको पढ़ाया था ना, फिर दोबारा से एक बार रिवीजन करते हैं। अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना ही है। चलो इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोड में मैंने आपको कहा था कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में आप डुबाते हो, जैसे आपने कॉपर की छड़ को, ये हमारे पास मान लो कॉपर की छड़ है, कॉपर धातु की छड़ है, और आपने इसे डुबा दिया कॉपर सल्फेट के विलयन में। किस में डुबा दिया? कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दिया। ये है CuSO4, कॉपर सल्फेट का विलयन। तो जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाते हो, उसी धातु के लवण के विलयन में, तो धातु की सतह पर एक विभवांतर या एक विभव उत्पन्न होता है और इस विभव को हमने कहा था इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहा था? इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछता हूं इलेक्ट्रोड विभव क्या है, यदि मैं पूछूं इलेक्ट्रोड क्या है, तो आप कहोगे कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाते हैं तो धातु की छड़ या तो धनावेशित हो जाती है और या फिर ऋणावेशित हो जाती है, और इस धातु की छड़ को या इस पूरे उपकरण को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। ये तो इलेक्ट्रोड है। और इस इलेक्ट्रोड की सतह पर, इस इलेक्ट्रोड में जो आपने धातु की छड़ प्रयोग की है, उसकी सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, एक वोल्टेज उत्पन्न होता है, क्योंकि छड़ या तो धनावेशित हो जाएगी या तो ऋणावेशित हो जाएगी। तो इसकी सतह पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, या उसे प्रदर्शित करते हैं E से। तो नंबर 1, सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। पहली बात तो यह पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में आप डुबाओगे, जैसे हमने यहाँ कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा रखा है, तो छड़ या तो धनावेशित हो जाएगी या तो ऋणावेशित हो जाएगी, और इस पूरे उपकरण को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोड विभव। क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल E से। एक आपको इलेक्ट्रोड विभव पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको अभी समझा दिया कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाते हैं
तो छड़ या तो धनावेशित हो जाती है या फिर ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण छड़ की सतह पर एक विभव, विभव माने वोल्टेज, एक विभव पैदा होता है और उस विभव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम प्रदर्शित करते हैं ई नॉट से। यदि ये तीन बातें आपको पता हैं तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझ पाओगे, और यदि तीनों बातें नहीं पता हैं तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा उसे समझना। याद तो कर लोगे आप पर समझ नहीं पाओगे। देखो क्या है कि आपने एक धातु की छड़ ली, उसे उसके लवण के विलयन में डुबा दिया, तो ये जो उपकरण तैयार होके आया इसका नाम तो इलेक्ट्रोड है। और इस छड़ की सतह पर जो विभव पैदा हुआ, जो वोल्टेज पैदा हुआ, वो इलेक्ट्रोड विभव है। तो फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव एक प्रकार का इलेक्ट्रोड विभव ही है, पर विशेष परिस्थितियों में यानी मानक परिस्थितियों में निकाला गया। अब ये मानक परिस्थितियां क्या हैं मैंने आपको सिखा रखा है कि पहली शर्त तो ये है कि जो आपके पास ये विलयन इसमें भरा है, इसका ताप होना चाहिए 25 डिग्री सी। आपने जो विलयन इसमें भर रखा है ना, इसका ताप आप 25 डिग्री सी मेंटेन कर लो। दूसरी शर्त, दाब, जो इस पूरे बर्तन के ऊपर दाब लग रहा है, वायुमंडलीय दाब, वो 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, यानी 1 एटीएम होना चाहिए। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, इसमें जो आपने विलयन भर रखा है विद्युत अपघटय का, उस विलयन में जो आयनों की सांद्रता है, किनकी सांद्रता? आयनों की सांद्रता, वो होनी चाहिए 1m, यानी 1 मोल प्रति लीटर या 1 मोलर। तो यदि आप इन तीनों शर्तों का पालन करते हो, पहली शर्त, इसका टेम्परेचर कितना कर दो, 25 डिग्री सी हो इसका टेम्परेचर, और दाब इसके ऊपर, यहाँ ऊपर से लग रहा होगा ना दाब तो ऐसे लग रहा होगा, हवा का दाब, वायुमंडलीय दाब, ऐसे ही तो लग रहा होगा। तो ये जो दाब है वो 1 वायुमंडल होना चाहिए, और इस विलयन की, कॉपर सल्फेट के विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए। यदि आप इन तीनों शर्तों को यहाँ अप्लाई करते हो और उस समय आप देखते हो कि इसकी सतह पर कितना वोल्टेज डेवलप हुआ है, तो उस विभव को इस बार आप इलेक्ट्रोड विभव नहीं कहोगे। अब आपने इन 3 मानक शर्तों के आधार पर वोल्टेज निकाला है, तो इस वोल्टेज को आप कहोगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आई बात? भाई आप एक धातु की छड़ लो और उसे उसके लवण के विलयन में डुबा दो, और इन तीनों बातों का ध्यान न रखो, तो छड़ की सतह पर जो वोल्टेज डेवलप होगा उसका नाम तो होगा इलेक्ट्रोड विभव। और यदि इन तीनों शर्तों को फॉलो करते हो तो छड़ की सतह पर जो वोल्टेज डेवलप होगा, इस बार आप उसे इलेक्ट्रोड विभव नहीं कहोगे, इस बार आप उसे कहोगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहोगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोड क्या होता है? जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ या तो धनावेशित हो जाती है या तो ऋणावेशित हो जाती है, और इस पूरे उपकरण को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। या इलेक्ट्रोड का एक दूसरा नाम भी होता है, अर्धशैल भी आप कह सकते हो इसे। दूसरी बात, इलेक्ट्रोड विभव, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ की सतह पर एक विभव पैदा होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव ई। फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है और विलयन का ताप 25 डिग्री सी, विलयन के ऊपर लगने वाला दाब 1 एटीएम और विलयन की सांद्रता 1m होती है, तो इन तीनों परिस्थितियों में छड़ की सतह पर जो वोल्टेज, जो विभव पैदा होता है उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट। बताओ ये बातें समझ में आई क्या? अब वैज्ञानिकों ने क्या किया? वैज्ञानिकों ने बहुत सारे इलेक्ट्रोड बना दिए। भाई यहां तो हमने कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया है ना, पर इसके अलावा भी बहुत सारी छड़ें अलग अलग पदार्थों की आप बना सकते हो और उन्हें अलग अलग लवण के विलयन में डुबा सकते हो। तो इस तरह दुनिया भर के इलेक्ट्रोड बना दिए। यहां तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड आपके सामने, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा रखा है। ऐसे कॉपर की छड़ है, जिंक की छड़ है, लोहे की छड़ है, एल्यूमिनियम की छड़ है,
और कुछ अधातु भी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, उनकी भी छड़ हैं, और गैसीय इलेक्ट्रोड भी बन सकते हैं, तो गैस के इलेक्ट्रोड भी इस्तेमाल करें। तो दुनिया भर के इस तरीके से क्या बना दिए, इलेक्ट्रोड बना दिए दुनिया भर के। और जब दुनिया भर के इलेक्ट्रोड बन गए बहुत सारे, तो उनका सबका वोल्टेज भी तो निकालना था भाई। हमने लिख तो दिया कि इसकी सतह पर जितना विभव उत्पन्न हुआ, पर उस विभव को, उस वोल्टेज को निकालने के लिए कोई ना कोई तो उपकरण चाहिए था। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां एक हेडिंग लिख लेना, नोट। यदि आप इस भी सारे काम को नोट कर रहे हो ना कहीं, तो इस लिख लेना कि जो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड बनाए गए ना, विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रोड बनाए गए, अलग अलग दुनिया भर के इलेक्ट्रोड वैज्ञानिकों ने बना दिए। विभिन्न इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव, विभिन्न इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव मापने वाला यंत्र भी तो बनाया गया। मापने वाला यंत्र आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि एक ऐसा उपकरण बनाया गया था जिसका काम था बहुत सारे इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव निकालना। जो भी इलेक्ट्रोड आपने बनाया, उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव नापने के लिए जो यंत्र वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया, उसका नाम था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये है, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शॉर्ट में आप कहोगे, स्टैंडर्ड को S, हाइड्रोजन को H, इलेक्ट्रोड को E, तो इसे शॉर्ट में कहते हैं SHE। ठीक है, ध्यान रखोगे C। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक वो उपकरण है जिसके द्वारा सभी इलेक्ट्रोड का या किसी भी इलेक्ट्रोड का जो आपने अभी बनाया है, उस इलेक्ट्रोड का भी आप इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हो। तो वैज्ञानिकों ने यही करा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है, और क्लास 12th में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है। पर अभी तो सिर्फ इतनी बात समझो कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यदि आपकी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है ना, तो सर्च कर लेना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बाय KMD सहारनपुर, सर्च कर लेना, आ जाएगा आपके पास वीडियो, पूरा समझ में आ जाएगा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है। अभी तो सिर्फ इतनी बात ध्यान रखो कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग वैज्ञानिकों ने किया, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करने से उन्होंने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव निकाल दिए, और निकाल के उन्हें लिखना शुरू कर दिया कि इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। सबके इलेक्ट्रोड, जितने भी इलेक्ट्रोड ज्ञात थे, जितने भी इलेक्ट्रोड वैज्ञानिकों ने बनाए थे, उन सभी के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव उन्होंने ज्ञात कर लिया, और ज्ञात करके उन सबको उनके इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया। जिसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम है उसे सबसे ऊपर रखा, जिसका इलेक्ट्रोड विभव उससे ज्यादा है उसे उसके नीचे, जिसका इलेक्ट्रोड विभव उससे भी ज्यादा है उसके नीचे, उससे ज्यादा उसके नीचे, उससे ज्यादा उसके नीचे, उससे ज्यादा उसके नीचे, जिसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज्यादा है उसे इलेक्ट्रोड को सबसे नीचे रख दिया। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड में क्या होता है, जैसे यहाँ कॉपर और कॉपर सल्फेट है ना, तो आपको पता है कि ये तो कॉपर है और कॉपर सल्फेट में है Cu डबल पॉजिटिव आयन, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं Cu डबल पॉजिटिव। तो ये एक युग्म बनता है, युग्म माने जोड़ा। तो वैज्ञानिकों ने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से, अर्थात SHE की सहायता से, विभिन्न युग्मों के मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल लिए जो मानक अपचयन विभव थे, और उन्हें बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। तो बढ़ते हुए क्रम में रखने से जो उन्हें एक श्रेणी मिली, उस श्रेणी का नाम था विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या था? विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, आपको लिखना तो पॉज करके लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वैसे लिखने की इसे इतनी जरूरत नहीं है, लिख लिया बेटे? ठीक है, देखो हमें एक बात पता चल गई कि वैज्ञानिकों ने
बहुत सारे इलेक्ट्रोड बना दिए और उन इलेक्ट्रोडों को प्रॉब्लम ये आई कि इनके इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकाल लें हम। तो एक उपकरण उन्होंने बनाया जिसका नाम था, ये लिखा हुआ, क्या नाम था उस उपकरण का? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसकी सहायता से विभिन्न इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव निकाल लें और निकालने के बाद, ज्ञात करने के बाद उन्हें बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। और बढ़ते हुए क्रम में रखने से जो श्रेणी मिली उसका नाम था विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। देख लो आप, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे युग्म हैं। तो आप हेडिंग तो आपने लिखी रखी है, या फिर नहीं लिख रखी तो लिख लो हेडिंग, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम इंग्लिश में कहते हैं ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो क्या काम करा? वैज्ञानिकों ने विभिन्न युग्मों के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए, ठीक है, या मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए। किसकी सहायता से ज्ञात किए? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से। ठीक है, तो और ज्ञात करने के बाद उन्हें किस तरह रख दिया? बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे। विभिन्न युग्मों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, विभिन्न युग्मों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 से लिखते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव जब निकलता है जब ताप 25 डिग्री C हो, दाब 1 atm हो और सांद्रता 1 m हो, तब निकलता है। तो विभिन्न युग्मों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव E0, या मानक इलेक्ट्रोड विभव को आप मानक अपचयन विभव भी कह सकते हो। मानक अपचयन, आप इसे मानक अपचयन विभव भी कह सकते हो। मानक अपचयन विभवों के बढ़ते क्रम में रखने पर, बढ़ते क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाली श्रेणी को ECS यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो ये होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। बताओ समझ में आई क्या बात? आपको सामने नजर आ रही होगी विद्युत रासायनिक श्रेणी। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी की खासियत ये है कि इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। इसमें एक तरफ तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया या अर्ध अभिक्रिया, और एक तरफ लिखा हुआ है मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव E0 वोल्ट में। किसमें? वोल्ट में। तो सबसे मैंने इसमें नंबर डाल रखे हैं, देखो 1 2 3 4 आप लेफ्ट साइड में बिल्कुल देख रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 38 तक मैंने नंबर डाल रखे हैं इसमें। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर जो तत्व है वो आपको नजर आ रहा होगा Li पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल Li, यानी लिथियम सबसे ऊपर है। लिथियम सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम है। लिथियम का E0 कितना है? E0 का मतलब होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव।
लिथियम का कितना है -3.04 वोल्ट, देख रहे हैं ना आप। और लिथियम से ज्यादा पोटेशियम का है K पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन रिवर्सेबल K, इसका कितना है -2.92। तो आप एक बार नोट कर रहे होंगे कि ऊपर से नीचे जब आप जाओगे तो इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू यानी E0 की वैल्यू अर्थात मानक इलेक्ट्रोड विभव कह दो या मानक अपचयन विभव कह दो, इसकी वैल्यू बढ़ रही है। देखो -3.04 -2.92 -2.9 2.8 -2.8 हुआ, फिर -2.7 हो गया, फिर -2.3 हो गया, फिर -1.66 हो गया, उसके बाद -1.18 हो गया, फिर बढ़ते 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 आप देखोगे एक तो मैंने ऊपर सबसे ऊपर जो लिथियम है उसे मैंने रेड कलर के बॉक्स में बंद कर रखा है। एक तो लिथियम आपको याद रहना चाहिए कि -3.04 वोल्ट होता है, यानी हमारी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें सबसे कम इलेक्ट्रोड विभव किसका है, लिथियम का -3.04 वोल्ट। एक मैंने बीच में भी देखो रेड कलर का वो बना रखा है एक बॉक्स, उसमें बंद कर रखा है हाइड्रोजन को 2H पॉजिटिव, 20वें नंबर पे है, 20वें नंबर पे देखो नंबर डाल रखे हैं ना मैंने, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल H2 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव देखो 0.000 वोल्ट। तो ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट होता है। ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट लिख रखा है ना हमने, ये हाइड्रोजन पता कौन सा इलेक्ट्रोड है, यही है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड C, जिसके सहायता से इन सभी इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव निकाले गए हैं, यही है वो, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट करा, रेड कलर के बॉक्स में रखा। तो जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड, उसका इलेक्ट्रोड विभव 0 माना जाता है, इसलिए हमने इसे 0 मान रखा है यहाँ। अब इसके नीचे आ जाओ, 21वें नंबर पे पहुंचोगे, कॉपर का इलेक्ट्रोड है और इसका इलेक्ट्रोड विभव आ गया प्लस में। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हैं उनके इलेक्ट्रोड विभव तो हैं सबके माइनस में, और हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी हैं उनके इलेक्ट्रोड विभव सबके किस में है, प्लस में है, ध्यान रखना इस चीज का। और सबसे नीचे है फ्लोरीन F2, 38वें नंबर पे देखो फ्लोरीन है, और इसमें F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिवर्सेबल 2F नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज्यादा है +2.87 वोल्ट। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड हैं, या फिर आप कह दो विभिन्न प्रकार के युग्म हैं, और उन सबके मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव लिखे गए हैं। और कैसे क्रम में लिखे गए हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखनी है आपको, अब हमें थोड़े से इसके लक्षण सीखने हैं। पहले तो आप एक काम करो, चलो हेडिंग लिख लेते हैं। चलो, विद्युत रासायनिक श्रेणी तो आपको दिखाई दे रही होगी, हेडिंग लिखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, कि इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। वैसे 12th क्लास में तो मैं आपको सारी चीजें सिखाई दूंगा, पर थोड़ी सी बातें यहाँ सिखाऊंगा जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, ठीक है। अब आप इस श्रेणी को जब देखोगे ना तो आपको एक बात दिखाई देगी कि अभी श्रेणी में आप जब ऊपर से नीचे आओगे ना तो तत्वों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, ये चीज ध्यान रखनी है। तो हमें पहली चीज ध्यान रखनी है, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है, ठीक है, सॉरी बढ़ती है। तो यहां लिखते हैं नंबर 1, पहली बात, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति माने आदत, नेचर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अर्थात अब मुझे एक बात बताओ,
यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका क्या होता है, अपचयन ही तो होता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, चाहे तो यूं कह दो, और या फिर यूं कह दो अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसका भी तो वही मतलब है। अर्थात अपचयित होने की प्रवृत्ति माने आदत बढ़ती है, अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अब देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सबसे ऊपर तत्व रखा हुआ है वो है लिथियम। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे कम है, लिथियम की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आदत सबसे कम है। भाई लिथियम तो धातु है और धातु की आदत तो इलेक्ट्रॉन देने की होती है, ना कि लेने की। और हम यहाँ देख रहे कि इलेक्ट्रॉन लेने की आदत किस में ज्यादा है। तो यदि हम इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखें, इसमें 1 से लेकर 38 तक के नंबर हैं। कुछ तत्व या कुछ युग्म इसमें मिसिंग है जो नहीं है इस बुक में, ठीक है। और आपके पास जो अलग अलग किताबें होंगी, एनसीईआरटी की होगी या किसी और राइटर की बुक होगी, उसमें कुछ तत्व एक्स्ट्रा जुड़े हुए होंगे, कुछ कम होंगे, इस तरह होते हैं। पर मुख्य रूप से इसे आप देख लेना, मतलब इस सीरीज को याद करने की जरूरत नहीं है कभी आप इसे सारे को सीक्वेंस वाइज इन 38 जितने भी दे रखे हैं मैंने, इन्हें याद करने के चक्कर में लग जाओ। याद सिर्फ उतना करना है जितना मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें लिथियम सबसे ऊपर है, इसका मतलब लिथियम में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आदत सबसे कम है। और सबसे नीचे कौन है, F2 फ्लोरीन। तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है। तो ऊपर से नीचे जाओगे ना, मैं मान लो कहूं कि पहले नंबर और 11वें नंबर को कंपेयर करो। पहले नंबर पे कौन है, लिथियम, और 11वें नंबर पे कौन है, 11वें पे है Zn डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल Zn, जिंक है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि लिथियम और जिंक इन दोनों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आदत किस में ज्यादा है, तो आपको बताना कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितना नीचे होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आदत उतनी ही ज्यादा होगी। तो जिंक 11वें नंबर पे आ रहा नीचे है और लिथियम पहले नंबर पे है ऊपर। तो लिथियम में तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आदत कम होगी, प्रवृत्ति कम होगी, जबकि जिंक 11वें नंबर पे है, नीचे है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी ज्यादा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अर्थात अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जल्दी से पोज करके लिख लो इस सारे को या स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, और ये लक्षण थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। और रिएक्शंस जो होती है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं, उनमें भी इसकी जरूरत पड़ती है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना इसे। विद्युत रासायनिक श्रेणी के जो हम लक्षण पढ़ रहे हैं इन्हें आपको ध्यान रखना है, बहुत जगह जरूरत पड़ेगी आपको। मैं बीच बीच में बताता रहूंगा कि देखो ये पढ़ा था हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर दो लिखो, अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर, अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। अब इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको बहुत ज्यादा कि अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, इसका क्या मतलब है। अपचायक किसे कहते हैं, सुनो ध्यान से। अपचायक किसे कहते हैं, जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा हो उसे ही तो कहते हैं अपचायक। जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है वही तो दूसरों के लिए अपचायक है। और ऑक्सीकरण की परिभाषा इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना। भाई कोई भी तत्व है, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम है, तो लिथियम जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, माइनस कर देगा इलेक्ट्रॉन को, उसका ऑक्सीकरण उतना अच्छा होगा। और जिसका ऑक्सीकरण ज्यादा अच्छा होगा वो दूसरों के लिए अपचायक भी उतना ही अच्छा होगा। सुनो ध्यान से, आपके पास कोई भी तत्व है, यदि उसमें
से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है तो समझो उसका ऑक्सीकरण बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, यानी उसका ऑक्सीकरण आसानी से हो रहा है। और जिसका ऑक्सीकरण बहुत अच्छा हो रहा है वो दूसरों के लिए अच्छा अपचायक ही तो होगा। तो यदि आप विद्युत रासायनिक श्रेणी देखते हो तो इसमें आपको एक बात नजर आएगी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आदत बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की आदत तो घटती होगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की आदत घटती नहीं होगी ऊपर से नीचे आने पर। और इलेक्ट्रॉन छोड़ने की आदत, इलेक्ट्रॉन त्यागने की आदत जब घट रही, इसका मतलब ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति घट रही, और ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति घट रही तो अपचायक क्षमता भी घट रही। जिसका जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका ऑक्सीकरण उतना बढ़िया होगा और वो दूसरों के लिए उतना ही बढ़िया अपचायक होगा। तो ये बात हुई कि अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी घटती है। जो ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ रहा और जो नीचे है वो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से छोड़ रहा। जैसे सबसे ऊपर कौन है, लिथियम। लिथियम को देखो आप, लिथियम सबसे ऊपर है तो लिथियम बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा इसका मतलब लिथियम का ऑक्सीकरण बहुत अच्छा होगा, और लिथियम का ऑक्सीकरण बहुत अच्छा होगा तो इसका मतलब लिथियम बहुत अच्छा अपचायक है। अपचायक उसे कहते हैं जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता हो। और सबसे नीचे कौन है, F2 फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, कोई नहीं छोड़ने का, सबको पता कि फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है आवर्त सारणी का, दूसरों से छीन तो सकता है पर अपना नहीं छोड़ सकता। और जब अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ने को यह तैयार नहीं है तो इसका मतलब साफ है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ने को तैयार नहीं है तो इसका खुद का ऑक्सीकरण होने को तैयार नहीं है, इसका ऑक्सीकरण अच्छा हो ही नहीं सकता है। और जो ऑक्सीकरण जिसका अच्छा नहीं हो रहा वो अच्छा अपचायक कैसे हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया अपचायक तो वो है जो सबसे ऊपर है, लिथियम, और सबसे बेकार अपचायक वो है जो सबसे नीचे है। तो इसका मतलब अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है। अच्छा, अब आ जाओ नंबर 3 पे। अब बात करेंगे आक्सीकारक क्षमता की। आक्सीकारक क्षमता, ये तो उल्टा है। आक्सीकारक कौन होता है, जिसका खुद का अपचयन हो, जिसका खुद का अपचयन हो। और अपचयन इलेक्ट्रॉन के आधार पर इलेक्ट्रॉन लेना, जो जितनी प्रबलता से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसका अपचयन उतना अच्छा होगा, और जिसका अपचयन अच्छा होगा वो दूसरों के लिए आक्सीकारक भी अच्छा होगा। तो आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। लिथियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता लिथियम में बहुत कम है, जबकि F2 में बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। और F2 में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा है फ्लोरीन में, तो इसका मतलब इसका अपचयन सबसे अच्छा होता है, और जिसका अपचयन सबसे अच्छा होगा वो दूसरों के लिए आक्सीकारक सबसे अच्छा होगा। इसका मतलब अपचायक तो है ये बेकार, पर आक्सीकारक बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है कि आक्सीकारक क्षमता, चलो इसे पूरा करते हैं। आक्सीकारक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आक्सीकारक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर क्या लिखूं, बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है ना भाई, सीधी बात है। जो धातुएं होती हैं ना वे अपचायक होती हैं, और अधातुएं होती हैं आक्सीकारक। जो धातु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी ना वो उतनी बढ़िया अपचायक होगी, और जो अधातु जितनी आसानी से या जितनी प्रबलता से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगी वो उतनी बढ़िया आक्सीकारक होगी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, धातु अपचायक और अधातु आक्सीकारक। क्यों, कारण मैंने बता दिया। धातु इलेक्ट्रॉन छोड़ती है तो धातु का खुद का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरों के लिए तो अपचायक ही होगी। अधातु की आदत होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, उसका खुद का अपचयन होता है तो दूसरों के लिए तो आक्सीकारक का ही काम करेगी अधातु। ठीक है, तो धातु तो होती हैं आक्सीकारक, धातु तो होती हैं अपचायक, और अधातु होती हैं आक्सीकारक। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और है बहुत बढ़िया, एक पॉइंट और है बहुत बढ़िया।
SHE से जोड़ने पर, SHE पता आपको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE से जोड़ के ही तो हमने सबके इलेक्ट्रोड विभव निकाले हैं। SHE से जोड़ने पर जिस इलेक्ट्रोड पर, ये इलेक्ट्रोड है ध्यान रखना, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है। भाई आपको जब किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना था तो आपने उस इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा था, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अर्थात SHE वो उपकरण है जिसकी सहायता से विभिन्न इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए जाते हैं। तो SHE से जोड़ा आपने, SHE से जोड़ने पर जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, यूं लिखेंगे, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसका E नॉट का मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव, उसका E नॉट ऋणात्मक होता है, नेगेटिव लिख दूं, उसका E नॉट नेगेटिव होता है, उसका E नॉट कैसा होता है, नेगेटिव, तथा उसे हाइड्रोजन से ऊपर, उसे हाइड्रोजन से ऊपर रखा जाता है, उसे हाइड्रोजन से ऊपर रखा जाता है। अब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को देख लो एक नजर। आपको मैंने 3 जगह बॉक्स बना के दे रखे, उनमें जो बीच वाला बॉक्स है वो आपको नजर आ रहा होगा, 20वें नंबर पे है बीच वाला, हाइड्रोजन का है, इलेक्ट्रोड विभव कितना है, 0। तो 0 से ऊपर वाले जितने भी रखे सबके इलेक्ट्रोड विभव माइनस में है ना, देखो सबके इलेक्ट्रोड विभव किस में है, माइनस में है। कौन से, हाइड्रोजन से ऊपर, 0 से ऊपर सारे माइनस में हैं। और इलेक्ट्रोड विभव माइनस में हैं इसलिए हैं क्योंकि जब इन सभी इलेक्ट्रोडों को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी बीच वाले इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा गया तो इन सभी इलेक्ट्रोडों पर हुआ है ऑक्सीकरण। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो बीच वाला, जिसे हाईलाइट कर रखा हमने रेड कलर के बॉक्स में बीच में, इससे जोड़ने पर जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हुआ उसका इलेक्ट्रोड विभव नेगेटिव था, इसलिए हमने उन्हें तो रख रखा ऊपर। और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हुआ होगा सुनो ध्यान से, जिस इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ होगा, अपचयन, ये जो बीच वाला इलेक्ट्रोड है ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड विभव 0 है, इससे आपने अलग अलग इलेक्ट्रोड जोड़े थे उन सबके इलेक्ट्रोड विभव नापने के लिए। तो जिन इलेक्ट्रोड पर हुआ था ऑक्सीकरण उनके इलेक्ट्रोड विभव तो आ रहे थे माइनस में, उन्हें तो रख दिया इससे ऊपर। और जिन इलेक्ट्रोडों पर हुआ था अपचयन उनके इलेक्ट्रोड विभव आए प्लस में, उन्हें रख दिया नीचे। तो यहां लिखा हुआ है SHE से जोड़ने पर जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसका E नॉट नेगेटिव होता है तथा उसे हाइड्रोजन से ऊपर रखा जाता है। परंतु लिखता हूं, परंतु जिस पर यानी जिस इलेक्ट्रोड पर, जिस पर अपचयन होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसका E नॉट धनात्मक, पॉजिटिव होता है, उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसा होता है, धनात्मक होता है। कोमा लगा दूं यहां, धनात्मक होता है, चलो कोमा क्या, चलो कोमा। अतः उसे H2 से नीचे, H2 से नीचे रखा जाता है। ठीक है ना, देख लो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी जब आप देख रहे होंगे तो एक बात समझ में आ रही होगी कि
हाइड्रोजन से ऊपर वाले सारे जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं वे तो सारे नेगेटिव हैं और हाइड्रोजन से नीचे वाले पॉजिटिव हैं। हाइड्रोजन से ऊपर वाले वे हैं जिन्हें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर जिन पर ऑक्सीकरण हुआ, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर जिन पर अपचयन हुआ वे हाइड्रोजन से नीचे रखे हुए। ठीक है, इसे जल्दी से लिखो। एक पॉइंट और बताता हूं आपको, पोज करके लिख लो, पोज करके लिख लो। आप लिख लिया बेटे? देखो कितने पॉइंट हुए, 4 हुए ना। एक पॉइंट और लिख लो आप, वो भी बहुत जरूरी है, बस थोड़ा सा। बाकी 12th में तो मैं सारी चीज सिखाऊंगा ही आपको। पॉइंट नंबर 5 बना देता हूं, चलो इसे देखो। यदि इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में कोई आपसे पूछता है कि इसमें बहुत सारी धातुएं हैं तो कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील होगी, यदि 2 धातुओं की आप तुलना करोगे ना तो कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील होगी, तो ज्यादा क्रियाशील धातु वो होगी जो ऊपर होगी। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं कि जो धातु है ना, धातु ऊपर वाली, धातु ऊपर वाली अधिक क्रियाशील होती है। तो मैं लिख देता हूं धातु ऊपर वाली अधिक क्रियाशील। तो धातु तो जो ऊपर होगी वो ज्यादा क्रियाशील होगी भाई, ध्यान रखना। और यदि कोई पूछता है अधातु कि अधातु कौन सी ज्यादा क्रियाशील है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो आप कहोगे अधातु नीचे वाली अधिक क्रियाशील, नीचे वाली अधिक क्रियाशील। ठीक है, तो ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से हटा देगी, और अधातु में नीचे वाली अधातु ऊपर वाली अधातु को उसके लवण के विलयन से हटा देगी। ठीक है, कारण सारी बातें हम क्लास 12th में डिस्कस करेंगे, अभी तो हमारे सिलेबस में इतना ही है। जल्दी से पोज करके लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों बनाया वैज्ञानिकों ने, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से विभिन्न इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव निकाल ले और उन्हें बढ़ते हुए क्रम में रखा, जिससे हमें एक श्रेणी प्राप्त हुई। उस श्रेणी का नाम था विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और वो आपके सामने यहाँ है। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।